हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 4 पेपर लीक हुए थे उनमें जो जीके या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम 18/2/24 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो आर्टिकल 14 से 18 है वो किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी अर्थात समता का अधिकार। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है जिसको हम फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकारों के रूप में जानते हैं, उसके अंदर हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक हमें प्राप्त है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। देखो दोस्तों, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें 23 और 24 दो आर्टिकल आते हैं। और इसमें जो हम कहते हैं ना कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना, तो वो किस में आता है? 24 में आता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 14 से याद रखना है 24, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम खनन वगैरह में या फिर कोई ऐसी जगह पर लगा लेते हैं कि जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इस प्रकार से उनका क्या नहीं कर सकते, आप छोटे बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। तो वो कहाँ पर है? 23 एंड 24 में। और आर्टिकल मेन क्या है उसका? 24। नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है दोस्तों आर्टिकल 32 में। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? आर्टिकल 32 को किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो दोस्तों वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि देखो हमें फंडामेंटल राइट के अंदर 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इनकी संख्या 1978 से पहले 7 थी। 1978 में क्या हुआ था? एक 44वें नंबर का संविधान संशोधन लाया गया था वर्ष 1978 में। इसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, यानी कि संपत्ति का अधिकार होता था, उसको हमने संशोधन करके हटा दिया। कहाँ से? मूल अधिकारों की कैटेगरी से। अब देखो, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है मूल अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया, तो ये कहाँ पर आता होगा दोस्तों? याद करो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें प्राप्त है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 31 के अंदर आता था। लेकिन वर्तमान में इसको क्या बना दिया हमने? एक कानूनी अधिकार अर्थात लीगल राइट बना दिया। अब यह अनुच्छेद 300 के अंदर आता है, 300A, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले क्या होता था? फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन उसको 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वर्ष 1978 में उसको फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से रिमूव कर दिया। अब वह क्या बन गया? हमारा लीगल राइट अर्थात कानूनी अधिकार बन गया। पहले यह आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन वर्तमान में यह कहां पर आता है? आर्टिकल 300A में या फिर 300K में। और अगर पूछ लिया जाए भाग कौन से में आता है, तो देखो दोस्तों भाग किस में आता है? 12 में, ठीक। लेकिन यह पहले कौन से भाग में आता था? पहले क्या था? ये मूल अधिकार था। इसका मतलब ये कौन से भाग में आता होगा? भाग 3 में, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 मई को दोस्तों हम क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1923 में। और 1923 में कहाँ पर? मद्रास में, जिसको वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो उसमें 1923 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाया गया था। और ये कब मनाया जाता है? 1 मई को।
यानी कि 1/5 को हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसको 1969 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था इसको, पीस अर्थात शांति के फील्ड में। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपको यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करना है। देखो आपसे डे अर्थात दिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे के सारे याद कर लेना है क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो आपसे इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी साथ के साथ में आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो आपको बताना है कि जो खाने वाला पालक होता है, जिसको हम आम भाषा में साग बोल देते हैं, तो इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये टमाटर और पालक दोनों में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में मौजूद रहता है किसके अंदर, टमाटर और पालक के अंदर, क्या, ऑक्जेलिक एसिड। और आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि जिनकी किडनी के अंदर स्टोन होती है यानी कि पथरी होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। इसलिए ये बोला जाता है कि जिन व्यक्तियों की किडनी के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है तो उनको क्या करना चाहिए, टमाटर या फिर पालक खाने को अवॉइड करना चाहिए। उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये किसकी बनी रहती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। और टमाटर और पालक में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसलिए मना करा जाता है। तो आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों लैक्टिक एसिड। दोस्तों ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये दही में पाया जाता है या फिर कोई पुराना दूध है उसमें भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती हैं, तो वो भी किसकी वजह से करती हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से ही पेन करती हैं। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि नींबू, आंवला, अंगूर, इन सभी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दोस्तों एक तो सबसे पहले आपको याद करना है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है, CH3COOH। तो क्या होता है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर या फिर सिरका के रूप में भी जानते हैं। तो आपको लिख लेना है कि एसिटिक एसिड को हम सिरका या फिर विनेगर के रूप में जानते हैं। इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोल्जरिंग विद डिग्निटी। निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो सोल्जरिंग विद डिग्निटी है ये एक प्रकार का उपन्यास है, और दोस्तों इसको लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा। यानी कि फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा के ऊपर किसको लिखा गया है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी। ये क्या है, एक दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी हैं। आपने सुना भी होगा कि जो सैम बहादुर हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैम मनेक्शा बोलते हैं। सैम बहादुर या फिर सैम मनेक्शा। जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, यानी कि जब इंडो पाक वॉर कब हुआ था, 1971 में, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो उस समय पर जो हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, सेना के अध्यक्ष थे, वो कौन थे, फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा। अभी एक मूवी भी आई थी इनके ऊपर। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं CDS विपिन रावत। देखो दोस्तों CDS का मतलब यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस से नहीं है, इसका मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो जनरल विपिन रावत थे ये हमारे प्रथम CDS थे, इसलिए इनसे पहले लिखा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये हमारे क्या थे, फर्स्ट CDS थे। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो देखो कॉरपोरेट से रिलेटेड बात करिए तो इसका सीधा सा आंसर भी क्या होगा, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अर्थात फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है।
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अहमदाबाद में। दोस्तों जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर। अब मैं आपको कुछ और भी प्रयोगशालाएं बता देता हूँ, जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, तरल प्राणोदय प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली बेंगलुरु में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। दोस्तों ये जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? कटक में। नेक्स्ट राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। तो ये दोनों के दोनों आपको लास्ट वाले तो बिल्कुल रट लेने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1090। दोस्तों जो 1090 कॉन्टैक्ट नंबर है ये वुमेन पावर लाइन अर्थात WPL का नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला हेल्पलाइन आयोग का नंबर क्या है? वुमेन हेल्पलाइन कमीशन यानी कि महिला हेल्पलाइन आयोग का नंबर क्या है? तो आपका आंसर होगा क्या? 1800-180-520। तो ये क्या है? महिला हेल्पलाइन आयोग यानी कि महिला वुमेन हेल्पलाइन कमीशन 1800-180-520। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई CM हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वह है दोस्तों 1076। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यूपी पुलिस का नंबर क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो उस एक गाड़ी देखते होगे तो उस पर कॉल करते होगे आप यूपी पुलिस की, तो वो क्या है? 112। ऐसे ही अगर कहीं पर आग लग गई तो फायर के लिए भी एक नंबर है, तो फायर के लिए क्या है दोस्तों? 101। ऐसे ही यूपी में अगर आपको एम्बुलेंस को बुलाना है तो एम्बुलेंस की सर्विस के लिए क्या है दोस्तों? 108। तो ये सारे के सारे ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर याद रखने हैं। इसमें पूछा गया था वुमेन पावर लाइन का नंबर, तो वो क्या है? 1090। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये तो हो गया वुमेन के लिए, मैं चाइल्ड के लिए भी पूछ सकता है यानी कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए क्या है? 1098। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको मिलाना है 1930। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आपको याद रखने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी 1930, चाइल्ड के लिए इस तरीके से याद रखो 8 9 10 यानी कि 1098। पीछे से रखो 8 9 10, भाई 8 9 10 साल के ही तो होते हैं छोटे बच्चे। तो चाइल्ड के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1098, फायर के लिए 101, CM हेल्पलाइन नंबर 1076। ये सभी को पता रहता है। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है या फिर कोई व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ऑफिस में, या फिर आपके गांव में कोई ऐसी समस्या है कि विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप CM हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पर अपनी समस्या बता सकते हो, उसका जल्द ही निवारण किया जाएगा। ऐसे ही हमारी यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो CM हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1076। यूपी पुलिस का नंबर क्या मिलाते हैं हम? 112। और एम्बुलेंस के लिए 108। देखो दोस्तों नॉर्मली भी आपको कुछ नंबर याद रखने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस का 108, पुलिस का 112, फायर के लिए 101। ये तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट नंबर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मामल्लापुरम फेस्टिवल जो है वो किस राज्य का फेस्टिवल है? तो दोस्तों जो मामल्लापुरम फेस्टिवल है वो तमिलनाडु राज्य का फेस्टिवल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है? तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय होता है, वो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट चीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो देखो आपको बताना है कि महाजनपद की संख्या जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? 16 अर्थात 16। और आपको यहां से एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद थे। कितने थे? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो आपको बताना है कि जिले में
जो सर्वोच्च रैंक वाला पुलिस अधिकारी होता है उसका नाम क्या है? तो भाई हम सभी को पता है कि जिले के अंदर क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी कहते हैं, वो क्या होते हैं, जिले के अंदर सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। और एसपी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जैसे आपने देखा भी होगा कि भाई सबसे नीचे क्या होता है, कांस्टेबल होते हैं, उसके ऊपर क्या बनाते हैं, फिर हेड कांस्टेबल बनाते हैं, उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई बन जाते हैं, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनको 2 स्टार के रूप में आप देखते होगे भर्ती आती है। उसके ऊपर कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के ऊपर क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम डीएसपी के नाम से जानते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी होता है। उसके ऊपर फिर कौन होता है, एएसपी होता है, और एएसपी के ऊपर क्या होता है, एसपी होता है। ठीक, तो समझ आया कि जिले के अंदर क्या होते हैं, ये क्या कौन होते हैं, सबसे बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो अभी, ऐसे ही आगे आने वाले समय पर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आएगा, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है सोयाबीन, मूंगफली, मक्का और गेहूं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीट यानी कि गेहूं। गेहूं दोस्तों खरीफ की फसल में नहीं आता, क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है मानसून का जब सीजन आता है उस समय पर शुरू होती है, और मानसून का सीजन जैसे ही खत्म होएगा वो खत्म हो जाएगी। और इंडिया में हमारे यहाँ पर खरीफ के अलावा एक और पैटर्न है, कौन सा, रबी का। जो रबी की फसल होती है वो क्या होती है दोस्तों, सर्दियों में बोई जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल कब, मानसून सीजन के समय पर, और रबी की कब, सर्दियों के समय पर। यानी कि मानसून सीजन जैसे ही खत्म होएगा तो कौन सी फसल बोई जाएगी, रबी की, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएंगी, सर्दियाँ आ जाएंगी। तो सर्दियों में क्या बोएंगे हम, रबी की फसल। फिर उसके बाद ये कटेंगी और फिर दोबारा से ये पैटर्न चलेगा। तो 2 प्रकार के हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से पैटर्न पाए जाते हैं फसल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो आपके सामने ऑप्शन है न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। दोस्तों भारत में कुल मिलाकर जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या 13 है, जिनमें से 12 गवर्नमेंट के हैं और एक क्या प्राइवेट है, जो मेन है। कुल मिलाकर 13 हैं। और ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसको हम नहावा सोवा के नाम से भी जानते हैं, जो कि नवी मुंबई में अरब सागर में स्थित है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि ये कुल मिलाकर भारत में कितने बंदरगाह हैं। 13 बंदरगाह हैं, 6 इस साइड में और 6 इस साइड में, और एक है दोस्तों ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर स्थित पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में जो मेजर पोर्ट हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है। जैसे कि आप देख सकते हो कांडला, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, एन्नोर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 13 पोर्ट हो गए। इसमें से 12 कितने हैं, मतलब किसके हैं, गवर्नमेंट के, और एक किसका है, प्राइवेट कंपनी का। तो जो प्राइवेट है उसका नाम क्या है, कामराजा पोर्ट यानी कि एन्नोर पोर्ट। ये जो एन्नोर पोर्ट है दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसको वर्ष 2001 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जो कामराजा पोर्ट है उसको हम एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको वर्ष 2001 में बनाया गया था और ये कैसा है, प्राइवेट पोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो आपको बताना है कि वो ऐसी कौन सी घटना थी जिस कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो हम सभी को पता है कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था महात्मा गांधी जी ने, तो ये लिया था 12 फरवरी 1922 को। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये 2 डेट क्या है। देखो, जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ी सी वो जान लेते हैं। 4 फरवरी 1922 को कुछ लोग शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन उसमें एक लीडर थे जिनका नाम था भगवान अहिर। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी।
अब लाठीचार्ज किए जाने के कारण जनता में काफी ज्यादा रोष हो गया। तो जनता ने क्या करा, जो चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था उसमें उठाकर आग लगा दी, जिस कारण वहां पर जो 22 पुलिसकर्मी थे उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, जिस कारण बाद में इसका ट्रायल चलता है और बाद में भारत के 170 लोगों को मृत्युदंड भी दिया जाता है इस इंसिडेंट के कारण। अब इस घटना से महात्मा गांधी जी क्या हुए थे, बहुत ज्यादा हतोत्साहित हुए थे। तो इस कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन तो वापस ले लिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया, महात्मा गांधी जी को ही। और महात्मा गांधी जी को यहां पर ब्लेम किया गया कि आपके कारण ही यह घटना हुई है। इस कारण महात्मा गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी जाती है इस केस के बाद में। लेकिन महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद 2 साल की सजा काटने के बाद महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। कब? वर्ष 1924 में। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी को काफी ज्यादा हतोत्साह हुआ। ठीक है, अब समझ में आया आपके कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इस कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब? 12 फरवरी 1922 को। इसमें कितने पुलिसकर्मी जल गए थे? 22। और ये घटना दोस्तों चौरी चौरा कांड की कहाँ हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। ये भी बात आपको याद रखना है कि इंसिडेंट कहां पर हुआ था? गोरखपुर में। जो योगी जी हैं वो गोरखपुर से ही आज के समय पर हमारे विधायक हैं, और विधायक होने के साथ साथ वो क्या है? मुख्यमंत्री भी हैं। तो 22 लोगों को यहां पर जला दिया गया था, जिस कारण 170 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और महात्मा गांधी जी को इसमें रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया। 6 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण इनको वर्ष 1924 में ही छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज किस पर की गई थी? भगवान अहिर पर। महात्मा गांधी जी ने जब इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो इस वजह से काफी ज्यादा लोग बहुत ही नाखुश थे। तो इस कारण जो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या करा था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसलिए दोस्तों आपको पता भी होगा कि जो स्वराज पार्टी है उसका गठन कब किया जाता है? वर्ष 1923 में। कौन से महीने में? मार्च में। तो इस प्रकार की कुछ हिस्ट्री यहां से निकल कर आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बंगाल का विभाजन है ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस समय पर जो कार्यकाल था वो किसका था? लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय पर वर्ष 1905 में 16 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो 16 अक्टूबर का दिन है इसको हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों हुआ था भाई? क्यों मनाते हैं इसको? क्योंकि देखो उस दिन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। अच्छा दोस्तों, बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी उस समय पर, उसको समाप्त करना ही कहीं ना कहीं इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर हमने इस दिन को किस रूप में भी मनाया था? रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया था। और उस समय पर सभी लोगों ने क्या गाया था? अमार सोनार बंगाल। ठीक है, ये अमार सोनार बंगाल क्या है? वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसका एंथम है, राष्ट्रगान है। तो बंगाल के लोगों की एकता के लिए अमार सोनार बंगाल गाया गया था। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर। आपको यह भी पता होगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एंथम भी लिखा है। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? वर्ष 1971 में, यानी कि नई कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया था। नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर। ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो ये सारी की सारी डेट्स आपको याद रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय पर जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने क्या करा था? अपनी सर या फिर नाइट की उपाधि थी उसको क्या करा था? लौटा दिया था। सर या फिर नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस में है पोर्ट ऑफ मून? यह है दोस्तों फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये जो यूनेस्को है इस यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, तो आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो यूनेस्को है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है क्या, पेरिस। और यहीं पर क्या है, पोर्ट ऑफ मोन। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे यहां पर लिखा है चीन, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है बीजिंग। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और कोस्टा रिका दोस्तों एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और इसकी राजधानी है सैन जोस। तो इस प्रकार आपको सभी कंट्रियों की राजधानी भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक के रूप में जिसको जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया। आपको बताना है कि जो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है जिसको हम शहीद स्मारक के रूप में जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर दोस्तों शहीद स्मारक बनाया गया है जिसको हम राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हेल्थ केयर अर्थात स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया PMJAY। दोस्तों ये जो PMJAY है इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका नाम है। अब लग रहा होगा आपको कि यार ये पता नहीं कौन सी योजना है, तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना आपने सुना है, ये वही योजना है, ठीक है, जिसमें आपको फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये वही योजना है आयुष्मान भारत योजना PMJAY, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको किया गया था दोस्तों 23 सितंबर वर्ष 2018 में। और दूसरा इनको पहला तो देखो इसमें मिला, और दूसरा किस में मिला था, आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या और टोकन के लिए। ठीक है, तो आभा और आयुष्मान ये दोनों के दोनों आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है। तो आपको बताना है कि यूपी का जो सेक्स रेशो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 912। अब जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित अर्थात रेगुलर जनगणना होने लगी 10 साल के अंतराल पर। तो वो कब हुई थी, सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जैसे कि पूछ लिया जाए कि 2011 की जो जनगणना है कौन से नंबर की जनगणना है, तो कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करी जाए तो स्वतंत्र भारत की वह 7वें नंबर की जनगणना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, वर्ष 1951 में। जो 2011 की जनगणना है उसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी थे। पहली बार जाति पर आधारित जो जनगणना की गई वर्ष 1931 में की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई। और विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाते हैं हम, 11 जुलाई को। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, 121.08 करोड़। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। अब तो काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। और भारत में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या है, 17.5%। और इस प्रकार भारत का विश्व में कौन सी रैंक है जनगणना के अकॉर्डिंग, कौन सी है, सेकंड रैंक है। पहली किसकी है, फर्स्ट, तो वो है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश चाइना की। नेक्स्ट, अगर कुल साक्षरता दर पूछी जाए तो वो है 73%। लिंगानुपात कितना है, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि पूरे भारत का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यूपी का, तो यूपी का कितना है दोस्तों, 912। जबकि पूरे भारत का कितना है, पूरे भारत का है 943। ठीक, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहते हैं। लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल में है, कितना, 1084। और सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में 879। तो
तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ये याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 जून को। देखो मैंने आपको बताया था कि डे एंड डेट इन दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी आपसे नाम देकर दिन कर पूछ लेगा कि भाई किस दिन मनाते हैं, कभी आपसे तारीख दे देगा और पूछ लेगा कि भाई हम इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। और दोस्तों ये भी बताया था मैंने कि ये जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ष 1919 में स्थापित हुआ था और इसको 1969 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? पीस अर्थात शांति के फील्ड में। लेकिन इंडिया इसका जो मेंबर बना, भारत इसका मेंबर कब बना था दोस्तों? जब तक हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, वर्ष 1922 में। और इसका पहला कार्यालय हमारे यहाँ पर कब खोला गया था? 1928 में पहला ऑफिस यानी कि कार्यालय, ठीक है। और इसका ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी कि हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, भारत इसका मेंबर बना 1922 में, इसका भारत में ऑफिस खुला 1928 में, 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिला और नोबेल प्राइज पीस फील्ड अर्थात शांति के फील्ड में मिला। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया, जिसको हम 12 जून को मनाते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। ऐसे किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दल बल के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया था दोस्तों? NSG को। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो किस जिले में की गई थी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना? ए अर्थात इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। इलाहाबाद को ही हम आज के समय पर किसके नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकरण में भाग लिया? तो आपको बताना है कि जो सूर्यकरण की एक्सरसाइज है भारत और किस अन्य कंट्री के साथ में हुई, वो कंट्री हमारी पड़ोसी देश है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में सूर्यकिरण सैन्य संयुक्त अभ्यास किया। अब कुछ सैन्य संयुक्त अभ्यास के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये होती है दोस्तों भारत, जापान और USA के बीच, यानी कि इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और भारत यानी कि इंडिया। दोस्तों इंद्र होती है भारत और रूस के बीच में। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। धर्म गर्जन ये भी वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान के बीच में होती है। वज्र प्रहार भारत और USA के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। तो एक तो मित्र शक्ति होती है और दूसरा क्या होती है हमारे यहाँ पर सूर्य किरण में भी हमने पार्टिसिपेट किया, किसके साथ? श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलंका के साथ 2 हैं, एक सूर्य किरण और दूसरी मित्र शक्ति। नेक्स्ट संप्रीति होती है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इतनी सारी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है और इससे अलग भी यानी कि एक नया टॉपिक है आपके लिए जो एक्सरसाइज है डिफेंस एक्सरसाइज, ये सारी की सारी आपको याद करनी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से यानी कि अयोध्या के स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1984 में कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर वर्ष 2002 में हुई। अब आपको बताना है कि जो भारत में इंडियन रेलवे है यानी कि भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का जनक कौन है, ये कब शुरू हुई, ये सारी की सारी बातें आपको डेट के साथ में बतानी है। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, कोंकण रेलवे के बारे में भी आपको जानना है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के ब्लॉक ने
नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों दूसरा स्थान जो हासिल किया है वो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश ने ही किया है। किसमें? नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। ये नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग को दोस्तों 1 जनवरी वर्ष 2015 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 में। लेकिन इसको किसकी जगह पर बनाया गया? तो इसको बनाया गया दोस्तों प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग जो हमारा था उसके स्थान पर आज के समय पर क्या है? नीति आयोग बना दिया गया। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ये आपको याद करनी है। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर? प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय पर कुछ भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए थे, तो उनके निकालने के लिए भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत भारत ने रूस और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए चलाया गया। ऑपरेशन AAST ये आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए, यानी कि जिन महिलाओं की और बच्चों की तस्करी की जाती थी उसके लिए आरपीएफ के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया AAST। नेक्स्ट ऑपरेशन परिवर्तन ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो भांग की खेती होती थी उसको समाप्त किया गया और जो आपूर्ति होती थी उसको भी समाप्त किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन अजय दोस्तों जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है उसमें फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का कार्य किया। किसने? भारतीय सरकार ने। ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है? इजराइल से। तो ऑपरेशन देवी किससे रिलेटेड है? अफगानिस्तान से। और रूस और यूक्रेन से रिलेटेड क्या है दोस्तों? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? देखो 2024 में ब्रिक्स देश में शामिल होने से इनकार किया है दोस्तों अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों वर्ष 2006 में की गई थी। जब ब्रिक्स की स्थापना की गई तो इसमें इस समय पर 4 कंट्री होती थी, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, इसलिए इस ब्रिक का नाम क्या हो गया? BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें अर्जेंटीना देश ने वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट 2016 में की गई नोटबंदी में से किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो देखो आपको बताना है कि 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, आप सभी को पता होगा। तो उसमें कौन से नोट को बंद कर दिया था, यानी कि मुद्रा के चलन से बाहर कर दिया था? शायद ही कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो हम सभी को पता है कि भाई 1000 और 500 के जो नोट थे उनको मुद्रा के चलन से बाहर कर दिया था। किसने? मोदी सरकार ने। कब हुई थी ये जो नोटबंदी है? तो नोटबंदी हुई थी दोस्तों 8 नवंबर 2016 को। ये तारीख भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट को मुद्रा के चलन से बाहर कर दिया था। लेकिन इसके बाद वर्ष 2016 के बाद में जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था नोट, वो कौन सा था दोस्तों? 2000 का नोट था। तो 2000 का नोट विमुद्रीकरण के बाद में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये कोई पहले नंबर की कोई विमुद्रीकरण नहीं हुआ था, ये दोस्तों इससे पहले भी हो चुका है। 1946 में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद 1978 में भी ऐसा हुआ, और अब हमने देखा है कि 2016 में भी क्या हुआ है? नोटबंदी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो नोट लॉन्च किया गया था 2000 का किया गया था, और बैन किया गया था कौन सा? 1000 और 500 का। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो साइबर अपराध का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ के अंदर स्थित है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और साइबर अपराध से रिलेटेड मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, कौन सा? 1930। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और वुमेन की हेल्प से लिए क्या था दोस्तों?
1090। और जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे क्या था 8, 9, 10 इस तरीके से बताया था, यानी कि 1098। और फायर से रिलेटेड क्या था दोस्तों 101। और सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या था 1076। एम्बुलेंस नंबर क्या था 108। और दोस्तों यूपी पुलिस के लिए कॉल करते हो जब आप, तो किस नंबर पर कॉल करते हो 112 पे। ये सारे के सारे नंबर आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जीएसटी की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि भाई क्या है। तो जीएसटी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जीएसटी को जाना जाता है। और जीएसटी दोस्तों कब लाया गया था, तो भारत में 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, भारत में 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी को लॉन्च कर दिया था। इसलिए भारत में 1 अप्रैल को हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो जीएसटी परिषद है कौन से आर्टिकल में आती है 279A में। ये भी आपसे काफ़ी बार पूछी गई है कि जीएसटी परिषद 279A आर्टिकल में आती है। जीएसटी कब भारत में लाया गया 1 अप्रैल 2017 को, इसलिए 1 अप्रैल को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो डैश में संत मीराबाई को 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो देखो दोस्तों, जो मथुरा है, मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों ये वही मीराबाई जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त थी। तो इनकी 525वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। देखो आपने देखा होगा कि एक तो डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एक कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तीसरा हेडक्वार्टर्स पूछे जा रहे हैं, या फिर और हमने देखा उपन्यास देखा जो सैम मनेक्सा से रिलेटेड था। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के टॉपिक हैं, आपको टॉपिक पर फोकस करना है और वो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट समझकर आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो कुछ कैपिटल्स हैं, मैं आपको बता दूं। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मोजाम्बिक की मपुतो, की हेलसिंकी, बुर्किना फासो की ओगाडोगो, किरीबाती की त्रावा। ये जो कैपिटल्स हैं दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये हाल फिलहाल में काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं, यानी कि ये और एग्जाम से कलेक्शन निकालकर तब यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि इजराइल की जेरूसलम, किरीबाती की त्रावा, ये दोनों ही काफ़ी बार पूछी गई हैं। और एक तीसरी फिनलैंड की हेलसिंकी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। हालांकि इसको राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं कहते, नेशनल यूनिटी डे कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्तों इसको किया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम क्या मनाते हैं, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस को, क्योंकि दोस्तों 31 अक्टूबर 1876 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनकी जयंती, मतलब इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, नाडिया गुजरात में। आपको पता होगा कि गुजरात से थे ये भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनको हम किस रूप में जानते हैं, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक, दूसरा हम इनको लोहे पुरुष के रूप में जानते हैं, यानी कि आयरन मैन के रूप में। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इनकी याद में वर्ल्ड की, पूरे विश्व की टॉलेस्ट स्टैचू बनी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी जो स्टैचू बनी है उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है दोस्तों इसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 182 मीटर। ये कब बनाई गई, वर्ष 2018 में। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये हमारे क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। जैसे वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। तो जो भारत के पहले होम मिनिस्टर अर्थात गृह मंत्री थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री के रूप में भी किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को
सरदार का टाइटल दिया था, ये सरदार का टाइटल इनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये बातें आपको याद रखनी है। हालांकि जब डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी की सारी बातें हमने क्वेश्चन का जब एनालिसिस किया हुआ है घटना चक्र की बुक में, उन सभी में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। हालांकि आज हमारा पर्पज पूर्ण रूप से डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको एक रिवीजन के रूप में बताना है कि भाई इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 25 जनवरी को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अलावा किसकी जयंती होती है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखो डे से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। जैसे 20 अक्टूबर को हम विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अभी हमने देखा 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जबकि 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, और 29 अगस्त से एकदम से आपके माइंड में याद आना चाहिए एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। हेड कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 7 थी। इसी ने क्या करा था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो कब होती है स्थापित? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। नेक्स्ट 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको याद करने हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस को हम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो किससे जीता है इन्होंने? बैडमिंटन से जीता है दोस्तों। तो आपको एक तो अवार्ड याद करने हैं, उपन्यास याद करने हैं, डे याद करने हैं, डेट्स याद करनी है, डिफेंस की एक्सरसाइज हैं वो याद करनी है, फेस्टिवल्स याद करने हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपसे अब तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम दोस्तों हम सभी को पता है, विक्रम था। विक्रम चंद्रयान 3 का लैंडर था। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो देखो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। इसरो ने इसे 14 अगस्त 2023 को 2:35 से सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, वहाँ से इसको लॉन्च किया था। देखो जो चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। इसको 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसमें एक लैंडर तथा एक रोवर था। रोवर का नाम दोस्तों प्रज्ञान था। जैसे लैंडर का नाम विक्रम, ऐसे रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। और जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी दोस्तों, उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम। दूसरा, इसमें एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। इसको चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। जहां पर लैंडिंग हुई उसका नाम क्या था? शिव शक्ति था। इसको कहां से छोड़ा गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर किया भाई IICC का। नेक्स्ट, भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यानी कि जैसे डिफेंस में आपने देखा होगा, ऐसे ही पुलिस में भी सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, यानी कि प्रेसिडेंट्स पुलिस गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, ये भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, INC, ठीक है,
उसका नाम बदलकर क्या कर दिया। तो हम सभी को पता है कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम आप देखते हो, उसमें INC से बदलकर उसको किस में कर दिया, मेटा में कर दिया। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 18 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड जीके या जीएस के क्वेश्चंस, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड शिफ्ट के पेपर में, जिसके अंदर हम इसी प्रकार से एनालिसिस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।